स्टूडेंट कंसल्टेंट की आड़ में इंसानी स्मगलिंग का धंधा करने वाला एक गिरोह बेनकाब हुआ है। एफआईए गुजरांवाला ने बागबानपुरा इलाका है गुजरांवाला शहर का, वहां पर कार्रवाई की है और दो मुल्जमान को गिरफ्तार किया है। एफआईए ने जब उस ऑफिस में कार्रवाई की तो मुल्जमान को तो गिरफ्तार किया गया। जब वहां तलाशी ली गई तो बड़ी दिलचस्प बात है कि ऑफिस का जो टेबल होता है उसके अंदर लोगों के पासपोर्ट छुपा कर रखे गए थे। इसी तरह ऑफिस की जो छत है उसकी सीलिंग के अंदर पासपोर्ट छुपाए हुए थे। शफाकत नामी ये मुल्ज़म है जिसने ये ऑफिस बना रखा था। ये खुद मैट्रिक भी पास नहीं है, लेकिन इस ऑफिस में लोगों से पैसे लिए जाते थे कि उन्हें आइट्स करवाना है, जो इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज हैं बाहर जाने के लिए, वो करवाने हैं, उनकी ट्रेनिंग करवानी है, उनके वीज़े लगवाने हैं। तो इन मुख्तलिफ बहानों से लोगों से पैसे लिए जाते थे। सैकड़ों मुतासरीन हैं, 70 के करीब पासपोर्ट बरामद हुए हैं। इसके अलावा दूसरी दस्तावेजात हैं जो एफआईए ने अपने कब्जे में ली हैं। तो यहाँ मुल्जमान हैं हमारे साथ। एक तो जैसे मैंने बताया कि मुल्जम शफाकत है, दूसरा उनका मैनेजर है जो साथ वहाँ गिरफ्तार हुआ है। इनसे बात करते हैं, एफआईए के अफसरान से भी पूछते हैं कि ये जो स्टूडेंट कंसल्टेंट हैं ये किस तरह एक लीगल आड़ लेके, किसी जैसे कोई लाइसेंस याफ्ता ऑफिस होता है, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको किस तरह लूटते हैं, कैसे उनसे फ्रॉड करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मुल्जमान से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप बताएं शफाकत कि आपने ये जो ऑफिस बना रखा था, आप कब से ये लोगों को बाहर भिजवाने का काम कर रहे हैं, लोगों से पैसे ले रहे हैं? 5-6 साल से। 5-6 साल से काम कर रहे हैं। आपके पास कोई लाइसेंस है? सॉरी, नहीं है सर, लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस नहीं है। अच्छा, आप जो है मैट्रिक भी आपने नहीं किया हुआ, तो ये स्टूडेंट कंसल्टेंट का धंधा कैसे शुरू कर दिया? ये तो बड़ा पढ़ा लिखा बंदा हो, लोगों को मुतमिन कर सकता हो, इसकी ट्रेनिंग कैसे, कहाँ से ली? सर बस वैसे ही देख के ही कर लिया, गलती हो गई ऐसी, माफ़ी मांग रहे हैं। इंदा जिंदगी च नहीं, दोबारा नहीं होएगा। अच्छा, तो ये आर्ट्स कैसे करवाते थे, वो कौन करवाता था? आपने आगे कोई पढ़ा लिखा स्टाफ रखा हुआ था? जी सर, स्टाफ रखा हुआ था। कितने लोग रखे हुए थे? सर 3-4 लोग थे। तो क्या करते थे वो? सर वो पढ़ाते थे, आर्ट्स वगैरह कराते थे। अच्छा, एक बात बताएं, हमें पता चला है जब एफआईए वहाँ ऑफिस में पहुंची है, आपने बड़ा शानदार ऑफिस बनाया हुआ था। वहाँ मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान की तस्वीर लगी हुई थी, मुख्तलिफ मुल्कों के झंडे लगे हुए थे। ये सारा कुछ ये क्यों करते हैं आप लोग? सर ये एक शो पीस तरीके से सजावट के लिए करते हैं, बस गलती हो गई है। जो लोग आते हैं बाहर जाने के लिए वो इम्प्रेस होते हैं इन चीज़ों को देख के? जी सर। अच्छा, ये बताएं, आपने अपने ऑफिस में मेज के अंदर पासपोर्ट छुपाए हुए थे, छत के अंदर छुपाए हुए थे, ये सारा कुछ क्यों कर रखा था? आपको कोई खतरा था? सर मुख्तलिफ जगह में रखा हुआ था, छुपा के रखे हुए थे। एफआईए टीम पूरी गई, उसने पूरा वहाँ पे छानबीन, जहाँ पे हमें भी नहीं पता, वहाँ से इन्होंने निकाल के सारी चीज़ें ले आए हैं। अच्छा, कितने लोग, आप तो इतनी देर से काम कर रहे हैं, कितने लोगों से आपने पैसे पासपोर्ट? सर 60-70 लोग हैं जिनके साथ डॉक्यूमेंट हैं, कुछ के पेमेंटें आई हैं, कुछ बगैर पेमेंट से हैं, मुख्तलिफ हैं, ऐसे ही है सर। अच्छा, अभी क्योंकि जैसे हमें पता चला है कुछ लोगों से आपने वादे किए हुए थे उनका वीज़ा लगवा के देने के, वो टाइम आ गया था, तो आप उनको बता रहे थे कि पासपोर्ट एम्बेसी में जमा है और पासपोर्ट छत की सीलिंग के अंदर था। ये सारा कुछ कैसे आप कर रहे थे? सर मुख्तलिफ हैं, वो गलती हो गई है, बस कुछ जमा कराए थे, बस गलती हो गई सर। तो इसके अलावा भी आपने दफ्तर बना रखे हैं? जी, और भी 2 ब्रांचें हैं। तो अभी वो लोग कहाँ हैं जो आपके साथ काम करते थे, भागे हैं? सब बंद हो गए, भागे हुए सब। अभी क्या कहना चाहते हैं? आपने ये जो आप काम कर रहे हैं, आपको पता है ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, लोगों से पैसे लेना कि आपके वीज़े लगवा के दे देंगे, फिर वो लोग जो हैं वो तो अपने मुस्तकबिल के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। पासपोर्ट आपने छुपा दिए छत में, तो और कितने लोगों के उन ऑफिस में इधर उधर पासपोर्ट होंगे? क्या कहना चाहते हैं? सर जो कुछ भी सारा कुछ आ गया यही है, तो कहना यही चाहता हूँ कि बस माफ़ी मांगना चाहते हैं कि दोबारा ज़िंदगी में ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा, ताहिर कोहली साहब हैं, एफआईए के इंस्पेक्टर हैं, ये रेडिंग टीम के में शामिल थे। आप जब उधर गए, सर बताइएगा वहाँ पे आपको कैसे पता चला कि पासपोर्ट टेबल के अंदर ऐसे छुपे हुए हैं और सीलिंग के अंदर हैं? ये तो ज़रा बताइएगा। जी, हमारे इन्फॉर्मर ने इसके बारे में हमें आगाह किया कि असल में ये चीज़ें हैं, और फिर जब हमने इनको गिरफ़्तार कर लिया
गिरफ्तार करने के बाद जब हमने इनको इंटेरोगेट किया, इनकी अपनी निशानदेही पे मैनेजर साहब हमारे साथ हुए, उन्होंने हमें इशारा किया कि ये डाइनिंग टेबल के अंदर है, यहाँ से देखें। फिर वो हमारे साथ गया और उसने सीलिंग को इशारा किया, सीडी भी खुद प्रोड्यूस की और हमने वहाँ से सीलिंग के अंदर से वो तो पासपोर्ट जरा निकाला। बताइएगा मंजर कशी करके ऑफिस कैसा था। जैसे आप ने अभी तफ्तीश की है, हमसे अभी बात हो रही थी आपकी कि इन्होंने पढ़ा लिखा बड़ा स्टाफ रखा हुआ था, आइट्स करवाते थे। ये तरह बताइएगा वहाँ ऑफिस में क्या देखा, कितना स्टाफ था, बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए क्या। जी, ऐसा है कि जो इनका ऑफिस था वो ऐसा लगता था जैसे कोई एम्बेसी का ऑफिस है, इंटरनेशनल किस्म का ऑफिस इन्होंने किया हुआ। बेसिकली काला धंधा करते हैं, लोगों के छतें बिकवा के उनकी पेमेंट के साथ अपना खूबसूरत ऑफिस बना के लोगों को लूटते हैं। फ्रेश ग्रेजुएट जिन लोगों को नहीं पता होता वो लोग यहाँ पर इनके पास अप्लाई करते हैं। ये अखबारों में, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक के उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। वो लोग आके जॉब लेते हैं, यंग लड़कियां ग्रेजुएट आती हैं, उनको अपनी ये रखते हैं, ये अपना मुलाजिम रखते हैं, फिर वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। उनको नहीं पता होता कि ये फ्रॉड हो रहा पूरी एक चेन है है। पैसे की मदद ये से। ऑर्गेनाइज क्राइम है जो ये काम कर रहे हैं और उसको लोगों का लूटा हुआ पैसा खूबसूरत ऑफिस बना के काला धंधा हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये एक चेन है। डिप्टी डायरेक्टर एफआईए गुजरांवाला गुलाम सरवर वड़ाई साहब हैं, उनसे बात करते हैं कि इस तरह के और कितने लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर बताइएगा, एक तो ये जो गिरोह गिरफ्तार हुआ है, इसको सजा दिलवाने के लिए एफआईए किस तरह से कोई मजबूत केस बना रहा है। इंशाल्लाह जी, ये जो हमने रिसेंटली ये रेड किया है मार्क वन ट्रैवल के नाम से, ये लोगों से फ्रॉड कर रहे थे और हज़ारों जो लोगों को इन्होंने लूटा हुआ है। 15 से 20 लोग विक्टिम जो है हमारे पास आ चुके हैं। मज़ीद लोग भी हमसे रब्ता कर रहे हैं जिनसे इन्होंने रकूमात ली हुई थी। तो इंशाल्लाह ताला जी हमने अपना केस बड़ा अच्छे तरीके से तैयार किया है और इनको अदालतों से बिल्कुल हम इंशाल्लाह जी करार वाकई सज़ा दिलवाएंगे। अच्छा सर, पहले तो गुजरांवाला सर्कल में हमें पता चलता था कि गैर कानूनी तौर पर लोग बाहर जाते हैं, बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं। अभी ये जो हम देख रहे हैं पढ़े लिखे लोग इसका शिकार होते हैं। ये जो ऑफिसेज बने हुए हैं स्टूडेंट कंसल्टेंट के नाम से, लोगों को कैसे पता चलेगा कि एक बंदा शहर में बोर्ड लगाकर ऑफिस बनाकर बैठा है, लोगों से पासपोर्ट और पैसे ले रहा है, तो कौन असली है कौन फ्रॉडिया है। जाहिर है लोगों को कंसल्टेंसी की ज़रूरत भी होती है। ये लोगों को थोड़ा बताएं कि कैसे हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। बेसिकली जो भी बंदा आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है वो सिर्फ उसको आप, अगर वो आपसे कंसल्टेंसी की फ़ीस लेता है जो कि 20, 30 या 50 हज़ार है, वो तो चलें ठीक है कि वो लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा रहा है। जो भी बंदा कंसल्टेंट बना हुआ है और वो आपसे लाखों में या डन बेस पे वीज़े की बात करता है तो वो इलीगल है, उसके झांसे में बिल्कुल ना आएँ। और ये बिल्कुल बल्कि मैं तो नौजवानों को ये मैसेज दूंगा कि ख़ुद से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें और यूनिवर्सिटीज़ में ख़ुद दाखिले करवाएं और ख़ुद ये सारा प्रोसेस करें। अच्छा, बिल्कुल पढ़े लिखे लोग ज़ाहिर है होते हैं, उन्हें खुद करना चाहिए। तो सर ये बताइएगा, ये लोग जो स्टूडेंट कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे होते हैं, रेगुलेटरी बॉडी या कोई ऐसा इदारा है जो इनकी चेकिंग करे कि कौन लोग हैं, कब से काम कर रहे हैं। जाहिर है लोगों को, जैसे आपने बताया ये एक केस है, इतने सारे मुतासरीन सामने आए हैं, तो रेगुलेटरी बॉडी कौन है। एफआईए इसमें चेकिंग करेगा दफातर की या कोई और है। एफआईए तो बिल्कुल अपना काम इंशाल्लाह कर रहा है। इसमें माजरत के साथ रेगुलेटरी बॉडी कोई ऐसी नहीं है जहाँ से ये लाइसेंस हासिल करें और उसके मुताबिक कोई कवायद इनके कोई ऐसा होना चाहिए, कोई सिस्टम हो जहाँ से ये लाइसेंस लें और ये लीगल काम करें। मतलब स्टूडेंट कंसल्टेंट का ऑफिस खोलने के लिए किसी इजाज़तनामे लाइसेंस की ज़रूरत ही नहीं इनको। बिल्कुल होनी चाहिए। गवर्नमेंट से डीटीएस एक डिपार्टमेंट है, वहाँ से ये अपना लाइसेंस ले सकते हैं। इसके अलावा ये तो मैक्सिमम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। ऐसे ही बैठे। अच्छा सर, ये जो गिरोह गिरफ्तार हुआ है, ये 2 लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, और कितने लोग हैं इसके साथ काम करने वाले, या दूसरी इनकी कोई ब्रांचेज हैं या इनके कुछ सब एजेंट हैं, इस बारे में एफआईए क्या कर रहे हैं। इसकी 2 से 3 ब्रांचेज़ हैं, उनके नाम हमारे पास आ गए हैं। हम इंशाल्लाह जो अभी मैं आपको शेयर नहीं कर सकता, तो इस पे हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह पकड़ लेंगे।
आज ये आपने बात सुनी डिप्टी डायरेक्टर एफआईए की। उन्होंने बड़ी डिटेल से एक तो शहरियों को अवेयरनेस देने के हवाले से बताया कि इस तरह के लोग जो ऑफिस बनाकर कंसल्टेंट की आड़ में अगर आपसे वीज़ा लगवाने का वादा करें, लाखों रुपए उसके बदले लें या कोई दस्तावेजात तैयार करने का आपको ऑफ़र करें, तो वो फ्रॉड है, उनके झांसे में ना आए। जो पढ़े लिखे स्टूडेंट खुद बैरून मुल्क जाना चाहते हैं स्टडी के लिए, तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं या वीज़ा फॉर्म जो हैं वो खुद करें। अगर कोई स्टूडेंट जो है उसे इस बारे में कोई मालूमात लेनी हो या इस बारे में कोई उन्हें मदद की ज़रूरत हो, तो एफआईए ऑफिस में भी यहाँ पर आके एफआईए अफसरान से पूछा जा सकता है। लेकिन डिप्टी डायरेक्टर एफआईए का ये भी बताना है कि ज़्यादातर जो कंसल्टेंट हैं वो बगैर लाइसेंस के बैठे हुए हैं, लेकिन अब एफआईए ने एक्शन शुरू किया है और भी जितने लोग इस काम में मुलव्वस हैं उन सब के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। जी, हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये है इंटरपोल की बिल्डिंग जो फ्रांस के शहर लियोन में वाक़ है। इंटरपोल वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका अक्सर पाकिस्तान के जो मीडिया और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ज़िक्र आता है, और अक्सर पाकिस्तानी मीडिया में ख़बरें चलती हैं कि पाकिस्तानी हुकाम ने इंटरपोल से रब्ता कर लिया, और ये उन केसेस में ज़िक्र आता है जब किसी की या गिरफ़्तारी पाकिस्तान को मतलूब होती है या पाकिस्तान को इंटरपोल के ज़रिए से, जिसको इंटरनेशनल पुलिस कहा जाता है, उसकी मदद से किसी को गिरफ़्तार करवाना होता है या एक्स्ट्राडाइट कराना होता है, या किसी भी हवाले से जो जो इंटरनेशनल पुलिस की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको पाकिस्तान की ज़रूरत होती है। जो हमारे ज़राए के मुताबिक भी 2019 से लेकर इस साल तक पाकिस्तान ने तकरीबन 1100 जो रिक्वेस्ट है वो इंटरपोल को भेजी। जो पाकिस्तानी एफआईए के अंदर एक डेडिकेटेड यूनिट है, नेशनल सेंटर ब्यूरो, वो है फोकल पॉइंट जो इंटरपोल से डील करता है। पाकिस्तानी हुकाम इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो इंटरपोल है वो उसको मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन 2019 से लेकर 2026 तक जो अभी तक जो तकरीबन 1100 के करीब जो मुख्तलिफ पाकिस्तान ने नोटिस भेजे हैं इंटरपोल को, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग इस हवाले से भी हैं कि इसमें बाज़ ऐसे नोटिस हैं जो जेन्युइन जो क्रिमिनल जो भागे हुए हैं उनको गिरफ़्तार करने और पाकिस्तान डिपोर्ट करवाने के हवाले से थे, जो कत्ल, दहशत गर्दी और इस तरह के जो जराइम है उनमें मुलव्वस थे। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे केसेस की भी है जो पॉलिटिकल नेचर के हैं, यानी उन लोगों की दरख्वास्तें भेजी गई हैं जिनके बारे में पाकिस्तानी हुकाम को भी पता था कि वो उनके ऊपर जो वो क्रिमिनल्स नहीं, और ये कि उनके ऊपर जो केसेस हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये मुख्तलिफ हुकूमतों में ये काम होता रहा। इमरान खान की हुकूमत में हुआ, उसके बाद इमरान खान की हुकूमत के जाने के बाद हुआ, अभी भी वो सिलसिला जारी है। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा केसेस जो यहाँ में इंटरपोल ज़राए बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ से जो रेड नोटिस हैं या जो जो मुख्तलिफ डिफ्यूजन रिक्वेस्ट, जो मुख्तलिफ अरेस्ट नोटिस जो पाकिस्तान की तरफ से आए, वो सबसे ज़्यादा 2018-19 से लेकर इस साल तक सबसे ज़्यादा 2023 में आए, जब तकरीबन 300 से ज़ायद, तकरीबन 350 से ज़ायद पाकिस्तानी जो एनसीबी है, नेशनल सेंटर ब्यूरो एफआईए का, उसकी तरफ से रिक्वेस्ट आई। और जो ये वाली जो तकरीबन 350 के करीब जो रिक्वेस्ट आई हैं इंटरपोल को, इसमें एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो जिनके ऊपर जो केसेस की जो नेचर है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जिनके ऊपर बाज़ जेन्युइन केसेस थे और बहुत सारे लोग उसमें तकरीबन 150 से ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट भी किया गया। लेकिन पहली बार बहुत स्पाइक या बहुत इंक्रीज़ नज़र आया उन लोगों के हवाले से जिनके ऊपर पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर केसेस रजिस्टर्ड थे, नैब की तरफ से, एफआईए की तरफ से, मुख्तलिफ पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, और जिनके ऊपर बाकायदा मुख्तलिफ कोर्ट से वहाँ पर नोटिस भी इशू करवाए गए। इंटरपोल के हवाले से लोग अक्सर ये समझते हैं कि इंटरपोल को ख़ुद जो अथॉरिटी है वो लोगों को गिरफ़्तार कर सकती है, लेकिन ऐसे नहीं है। सिस्टम ऐसे काम करता है कि जो पाकिस्तान का जो एफआईए या नेशनल सेंटर ब्यूरो है, जो इंटरपोल है, उसकी दुनिया के वो तकरीबन 200 ममालिक, प्रिसाइजली 196 कंट्रीज़ के साथ उनका एग्रीमेंट है, जिनके साथ वो पार्टनर कंट्रीज़ के साथ काम करते हैं। पाकिस्तानी एफआईए का जो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है, जो डेडिकेटेड यूनिट है, वो डील करता है पाकिस्तानी स्टेट के बिहाफ पर इंटरपोल के साथ। और वो पाकिस्तानी जब उस वक्त नोटिस इशू किया जाता है जब पाकिस्तानी किसी कोर्ट ने जो किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया हो, अरेस्ट वारंट हो, या पुलिस की तरफ से किसी के ऊपर अरेस्ट होता है या केस होता है, वो पूरे केसेस आते हैं एनसीबी के पास। एनसीबी इंटरपोल से रब्ता करती है और इंटरपोल फिर देखती है कि क्या उस केस के ऊपर इंटरपोल को अपनी पावर्स एक्सरसाइज करनी चाहिए। यानी इंटरपोल के पास जब कोई नोटिस आता है
तो उसकी वो रिक्वेस्ट होती है कि उसको रेड नोटिस है या डिफ्यूजन नोटिस है कि उसको इंटरपोल क्या सर्कुलेट करती है पार्टनर जो 196 कंट्रीज़ की पुलिस के पास के किसी बंदे को लोकेट करना, गिरफ्तार करना और पाकिस्तान भेजना, वो डिसीजन ये करती है कि क्या ये जेन्युइन केस है या इसमें जो पॉलिटिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। अगर जो जिसमें थोड़ा सा भी शुबा हो कि कोई पॉलिटिकल एंगल है तो इंटरपोल फिर उस केस को जो न्यूट्रलिटी की उसके जो रूल्स हैं आर्टिकल 2 और 3 उसके अगेंस्ट चेक करती है कि क्या किसी शख्स के ऊपर जो डिफ्यूजन नोटिस वो इशू करने के हवाले से किसी के ऊपर अरेस्ट की रिक्वेस्ट सर्कुलेट करने से उस शख्स के जो पॉलिटिकल और ह्यूमन राइट्स तो अफेक्ट नहीं होंगे अगर कोई बंदा क्रिमिनल नहीं है ये। और अगर इंटरपोल किसी के ऊपर ये रिफ्यूज़ कर दे तो वो पाकिस्तानी हुकाम को अपने डेटा के ज़रिए जो फोकल पॉइंट्स हैं उनके ज़रिए बता भी देती है कि वो इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते। और जब नोटिस इशू होता है तो उस सिलसिले फिर जो शख्स जिस भी मुल्क में है उसके मूवमेंट के दौरान या किसी भी पोर्ट के ऊपर उसको गिरफ़्तार किया जा सकता है। इंटरपोल का ये कहना है कि जो जो उसके ऊपर जो मुख्तलिफ रिक्वेस्ट आती हैं वो उनको स्ट्रिक्टली मेरिट के ऊपर देखती है और मेरिट के ऊपर फैसले करती है।